जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने भूगोल रखा है। और साथ ही साथ एक ज़रूरी सूचना भी आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो लाइव क्लास चल रहा था ना, वो लाइव क्लास कुछ दिनों के लिए जो है मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। और जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। कुछ घरेलू प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन जो भी बच्चे का एग्ज़ाम है, आप लोगों को मुझे पता है आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम सर पर है और क्लासेस ठीक से नहीं हो पा रही है। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो लोग वरदान ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनकी क्लासेस नहीं छूटेगी। वरदान ग्रुप में उनको प्रॉपर नोट्स, आज वीवीआई क्वेश्चंस, सॉल्यूशन सारा कुछ प्रॉपर वे में उनको मिलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ लाइव क्लास को जो है वो कैंसिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे मंथली टेस्ट में जो आप लोगों का एग्जाम होता है वहाँ से भी सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का मैंने करवाया था एक सेट, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे विडाल डी ला प्लास। ठीक है, यहाँ पे ब्लास होता है, स्लास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है आपसे एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। अब ये जो पुस्तक लिखा है ये लिखा है फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं अगर फैक्ट की बात करूँ, यहाँ पे मैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसको जो है संभववाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर सर्वप्रथम ये तो दे दिया कि संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, विडाल डी ला ब्लास ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि संभववाद का जनक कौन है तो यही नाम लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए यहाँ पे। आइए अगला सवाल पे जो था आपका, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। ठीक है, किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा है। ठीक है, और फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। कौन से भूगोल का? मानव भूगोल का। याद रखिएगा, मानव भूगोल का इसको संस्थापक भी माना जाता है। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है आपको बताना है। तो देखिए ये जो है संबंध नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। ठीक है, ये नवनिश्चयवाद क्या करता है? नवनिश्चयवाद मानव यानी कि इंसान और पर्यावरण दोनों को समान महत्व देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जनसंख्या, तो अफ्रीका में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि वहाँ पे बच्चे बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है। आइए यहाँ पे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर का मतलब कि कोई भी मतलब जो क्षेत्र है ना, सब शहर में डेवलपमेंट किया हुआ है। वहाँ पर ना मतलब आप अपने मन से घर भी नहीं बना सकते हैं। अगर आपको घर बनाना है ना तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको जो है पैसा देती है, वो अपने हिसाब से घर बनवाती है। आप सोचिए कि मैं आपका ज़मीन है, ठीक है, आप ज़मीन खरीद लो, वहाँ पर आप बोलोगे कि हम झोपड़ी बना के रहेंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ का नियम है। आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, बोलेगी ठीक है हमसे ले लो पैसा, लेकिन बिल्डिंग बनाओ वहाँ पर। ठीक है, वो इसलिए वो सारा शहरी ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक क्या होता है। तो किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या परिवर्तन का जो सूचक होता है वो आर्थिक प्रगति होता है, अगर आप बढ़ रहे हो घट रहे हो। ठीक है, उसका सामाजिक उत्थान भी होता है और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकतर ऐसे सवालों में ना इनमें से सभी होता है। ठीक है, तो ये था हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव के सवाल देखिए, सब्जेक्टिव का मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद सारा का आंसर मैं एक बार में दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया था भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखना था, डीके का नाम लिखना, शाखाओं डीके का नाम लिखना था। ठीक है, तो शाखाओं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, शाखाएं ही पूछा है। संभववाद क्या है ये आपको बताना था। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से ये आपको बताना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मानव भूगोल के अध्ययन के 3 विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है। विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी को करो ना करो, इसको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सवाल। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे दिए गए नंबर पर आप एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग वरदान ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपने परीक्षा को बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार वरदान ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरे कहने पर आपकी परीक्षा बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में आपका पहला सवाल आपसे मैंने दिखा दिया था वहाँ पे, भूगोल की 2 शाखाओं के नाम। तो भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगा आपका भौतिक भूगोल, एक हो जाएगा आपका मानव भूगोल। बस सिंपल आंसर आपको देना था यहाँ पे। दूसरा सवाल था संभववाद क्या है? तो देखिए, संभववाद वो भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य अपने ज्ञान, तकनीक और क्षमता के अनुसार पर्यावरण का उपयोग करता है। पर्यावरण केवल संभावनाएं देती है लेकिन उनका उपयोग मनुष्य करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, कह रहा है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए कि किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग को तैयारी कीजिएगा इसका। ठीक है भाई, मैंने रियल सवाल आपको दिखा दिया आप लोगों को, जो कि JCRT के द्वारा आपके मंथली एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इतनी सुविधा मिल रही है आपको यूट्यूब के माध्यम से कि इतनी सुविधा आपको तो कोई और भी नहीं देगा, ऑफलाइन कोचिंग में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक आपको यहाँ पे बतानी थी, तो चलिए बताते हैं। पहला हो जाएगा आपका जन्म दर, उसके बाद हो जाएगा मृत्यु दर, और उसके बाद हो जाएगा जनसंख्या का प्रवासन। ठीक है, आइए अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। था आपका क्वेश्चन था आपका मानव भूगोल के अध्ययन के 3 विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के निम्न में से 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। ठीक है, पहला है निश्चयवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, मानव की गतिविधियों को पर्यावरण नियंत्रित करता है। रेडजेल इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक था। ठीक है, उसके बाद है आपका संभववाद। इसे विडाल डी ब्लास ने विकसित किया है। इसके अनुसार पर्यावरण विकल्प देता है परंतु निर्णय मानव लेता है। मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक से पर्यावरण को बदल सकता है। उसके बाद आता है आपका नव निश्चयवाद। इस विचारधारा में मनुष्य और पर्यावरण दोनों का समान महत्वपूर्ण है। इसे रुको और जाओ सिद्धांत से भी जाना जाता है। मानव की प्रगति प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए उत्तर में देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। इसे निम्न कारण से प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारण है? पहला है प्राकृतिक कारण, स्थल रूप, मैदानी क्षेत्र घनी आबादी वाले। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? जलवायु यानी समशीतोष्ण क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले, और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश घनी आबादी वाले। ये सब ब्रैकेट में है, सब लिख लीजिएगा। उसके बाद है आपका आर्थिक कारक में हो जाएगा उद्योगों का विकास, व्यापार और रोजगार के साधन। उसके बाद है परिवहन की सुविधाएं, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आपका आ जाएगा धार्मिक परंपराएं, सामाजिक स्थिरता, शिक्षा का स्तर, और उसके बाद आपका राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो शांति व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद सरकारी नीतियां, सुरक्षा और स्थिरता। इन सभी कारकों के आधार पर कुछ क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाले होते हैं जबकि कुछ क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको डर लग रहा है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास कुछ कमी है, अगर आप उस कमी को दूर करना चाहते हैं तो हमारे वरदान ग्रुप के साथ जुड़ करके आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।